चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। अनीस, क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे होता है हमने ये भी देखा था, उस ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है उससे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ। चलिए, सेकंड हमने देखा था, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से व्हील रोटेट हो जा रहा था, उससे हमने कंफर्म किया था। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था, कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। हमने दो इलेक्ट्रोड्स को साइड पे क्या किया था, कनेक्ट किया था, और उसी कनेक्शन के थ्रू जैसे डिफ्लेक्शन शो करते हैं वो जो रेज होते हैं, उससे पता चला था कि जो कैथोड रेज होते हैं उनमें जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है, जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखिएगा, कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये कैसे पता चला था? तो इसमें क्या किया गया था, एक थिन मेटल की जो फॉइल होती है उसको कैथोड रे जहां से पास किया जा रहा था उसके पाथ पे रखा गया था। ठीक है, तो उसके पाथ पे रखने के बाद जब हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो हमको काफी ज्यादा दिखाई देता है। मीन्स काफी एक्टिवली वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। वो जो आपका मेटल का फॉइल होता है वो, या फिर इसको अगर थिन फॉइल होगी तो देखो, अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो फॉइल उस टेम्परेचर को गेन करते जाएगा, गेन करते जाएगा, और जब वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो एक रेड कलर का साइनिंग करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, किसी आयरन मटेरियल को काफी ज्यादा आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उसमें एक साइनिंग आ जाती है, रेड कलर की साइनिंग आती है। मेटेलिक जो भी हमारे पास फॉइल होते हैं वो काफी पतली होती हैं, इस वजह से वो उस हीट को क्या करने लगती हैं, एब्सॉर्ब करने लगती हैं। तो उससे ये बात पता चली थी कि जो कैथोड रेस होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब उसके पाथ पे उसको रखा गया और उस पर कैथोड रे ट्रांसफर किया गया होगा तो वो जो मेटल फॉइल थी काफी एक्टिवली, यहाँ पर इनकैंडेसेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वही होता है, इनकैंडेसेंस लिखा हुआ है। काफी एक्टिवली वो क्या करने लगता है, हीटअप शो करने लगता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर ये बताया गया है। तो इससे ये बात प्रूफ हुई थी कि जो हमारे क्या होते हैं, कैथोड रेस होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं, जिसकी वजह से जो फॉइल है वो हीट जो है उसको शो करने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेस। एक्सरे क्या होता है, बॉडी के अंदर जाके जो हमारे बोन होते हैं, बोन्स को पेनिट्रेट करके उसमें जो भी डिफेक्ट होता है उसके बारे में हमको बताता है। तो ये बात कैसे पता चली कि कैथोड रे एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पर भी एक हार्ड मेटल का जो फॉइल होता है उसको, उसके ऊपर जो कैथोड रे है उसको स्ट्राइक किया गया था। हार्ड मेटल मीन्स जो टंगस्टन है या फिर कॉपर है, उसको क्या किया गया था, उसके उस मेटल के फॉइल को रखा गया था और उसके ऊपर कैथोड रेस को
प्रोड्यूस किया गया था या स्ट्राइक किया गया था। तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर कैथोड रे स्ट्राइक करते जाते थे तो वो क्या करती है, उसको पेनिट्रेट करती है। और उसी पेनिट्रेशन इफेक्ट के थ्रू ये पता चला था कि उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि एक्सरेज ही ऐसी होती हैं, देखो पहले उसने हीटिंग इफेक्ट शो किया, हीटिंग इफेक्ट में उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया, जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उस फॉइल का जो चेंज हो रहा था उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा उसमें एक्सरे भी होता है, मतलब कुछ रे ऐसी थी जो कि उस फॉइल से पेनिट्रेट होके कहाँ जा रही थी, बाहर निकल जा रही थी। ठीक है, तो पहले तो लगा कि वो एक्सरे है, लेकिन बाद में फिर मेटल में क्या लाया गया, चेंजेस लाया गया। एक थिन फॉइल की जगह एक हार्ड मेटल को यूज किया गया कि आखिर क्या उसमें भी इस टाइप के रेस पेनिट्रेट होंगे क्या। तो जब उस हार्ड मेटल से भी रेस पेनिट्रेट होने लगे तो कंफर्म हो गया कि जो एक्सरे होती है, सॉरी जो कैथोड रेस होती है वो एक्सरे की प्रॉपर्टी भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरेज। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी है। एग्जाम के बेसिस पे मेनली आपको 3 या 5 जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला गया है कि कैथोड रे को, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी आयोनाइज्ड गैस अगर पास करते हैं तो वो क्या होने लग जाती है, आयोनाइज्ड होने लग जाती है। मतलब एक आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वो शो करती है उस गैस के साथ, तो आयोनाइजेशन का कैरेक्टर भी होता है। नॉर्मल आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड मैंने लिया और वो डिसोसिएट होकर किसी आयन को बना रहा है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, तो हम उसको आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि कैथोड रे कैन पेनिट्रेट, हाँ इसमें पेनिट्रेटिंग नेचर होता है, ये थिन एल्यूमिनियम फॉइल को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देती है। और जो थिक फॉइल होते हैं, जो ज्यादा मोटे फॉइल्स होते हैं मेटल्स के, वो इन कैथोड रेस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा कैथोड रेस में फोगिंग, मतलब फोगिंग की एबिलिटी होती है। फोगिंग का मतलब क्या होता है, जो फोटोग्राफिक कैमरा होते हैं ना, उस फोटोग्राफिक कैमरा में लाइटनिंग को एडजस्ट करने के लिए कैथोड रे की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। लाइटनिंग को और आई थिंक साइज को, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसी को शायद फोगिंग बोला जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जब आप कैथोड रे को जिंक सल्फाइड की शीट पे क्या करते हो, फॉल्स मींस उस पे स्ट्राइक करते हो, तो वो सीट क्या करने लगती है, फ्लोरोसेंस, मतलब एक साइनिंग जो है वो प्रोड्यूस करने लगती है। तो लाइटनिंग नेचर भी होता है कैथोड रेस में, ये भी हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। तो हमने देख लिया कि कैथोड रेस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये प्रॉपर्टीज हमको किसी भी ऑब्जेक्ट में देखने को मिल रही है, मींस एलिमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो उस एलिमेंट में कैथोड रे को एमिट करने की एबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सबसे मेन बात हमको ये पता चली कि जो कैथोड रेस होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। दैट मीन्स पार्टिकल्स जो होते हैं, these particles which form the cathode rays, ऐसे पार्टिकल जो कि किससे बने होते हैं, कैथोड रेस से बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उन सब के थ्रू निकाला। और इस एक्सपेरिमेंट को जो करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाले, वो कौन थे, जे जे थॉमसन थे। इस वजह से डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन किनको बोला जाता है, जे जे थॉमसन को बोला जाता है। और इस डिस्कवरी के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन इसमें उनकी हेल्प किसने की थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैथोड रेस को डिस्कवर करने में। कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से, याद रखिएगा, इंटरकनेक्टेड हैं। और उन्हीं कैथोड रेस के डिस्कवरी से हमको क्या पता चला है,
इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक के बारे में देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास। हाँ, आप में से किसी ने इसके बारे में पढ़ा तो बताइए। इसमें दो टर्म आया हुआ है, एक चार्ज आया हुआ है, एक मास आया हुआ है। बताओ चार्ज और मास क्या होता है। मैम चार्ज जैसे हमने अभी देखा हाँ, चार्ज होती है जो पॉजिटिव है नेगेटिव है। बताओ रिया। और मास किसी भी चीज का जो मास होता है और हम्म, उसका वेट उसका, हाँ, वेट ना बोला जाए, वो कितने एरिया को कवर करता है ना, ये बोल सकते हैं हम। तो एरिया वो को उसका कवर क्या, करता है। हाँ, वो उसका मास हो जाएगा, जिसमें जो ग्रेविटी है वो ऐड होती है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा इसमें एक और टर्म आया था, मैंने देखा था, कौन सा टर्म था, मैग्नीट्यूड। बताइए मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैम शायद उसकी कितनी हाइट है, वो कितने प्लेस को कवर कर रहा है। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरीके से हम किस पे ले सकते हैं, बताओ किससे ले सकते हैं। जो डेंसिटी होती है ना, किसी भी पार्टिकल की डेंसिटी, कितना डेंस है कोई चीज, ठीक है, तो उसकी कैपेबिलिटी उस बेस पे हम अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको हम इस पे ले सकते हैं। देखो इसको आप समझोगे कैसे, मैग्नीट्यूड को, ये यही चीज यहाँ पे बताई गई है मेनली। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज और मास का रेशियो होता है, वही चार्ज और मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, उन्होंने ही बताया था और इन्होंने इसको डिटरमाइन किया था 1897 पे। डिटरमाइन करने के बाद इन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है एक तरीके का पार्टिकल ही होता है मैटर का, और उस पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1.76 इंटू 10⁸ और थ्रू एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया था। जैसे आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है उसका चार्ज और मास का, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास ऐसा, तो आपको अगर उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, दैट मीन्स चार्ज और मास का आप रेशियो पता कर लो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मीन्स एक पार्टिकल का मैग्नीट्यूड निकाला और उस चार्ज और मास के रेशियो से ही हमको उस इलेक्ट्रॉन का या उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड पता चला कितना होता है 1.76 इंटू 10⁸। लेकिन इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, कुलाम्ब और ग्राम। इसमें चार्ज का यूनिट क्या है, कुलाम्ब, और मास का क्या है, ग्राम। तो इस वजह से यूनिट क्या लिखा गया है, कुलाम्ब पर ग्राम लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज पता हो तो आपको फॉर्मूला भी पता चल सकता है। तो देखिए इनको ये बात पता चली कि ये जो मास आया है या मैग्नीट्यूड जो आया है हमारे पार्टिकल का, ये इंडिपेंडेंट है किससे, मटेरियल ऑफ कैथोड से। मींस जो कैथोड मैंने लिया है, जो भी कैथोड रॉड मैंने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, उस कैथोड में जो भी मटेरियल का वो कैथोड बना हुआ है उसके नेचर से कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है। और साथ ही साथ जो भी गैस उस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थी, उस गैस से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब इन दोनों ही चीजों से जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब उसका खुद का ओन का एक क्या है, मैग्नीट्यूड है। उसमें ना ही उस मटेरियल का कोई कॉम्बिनेशन है ये बोल सकते हो, या फिर गैस में प्रेजेंट, जो ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट थी किसी भी एलिमेंट की, उसका
भी कोई कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं है। और उसी को हम एक कैथोड रे के फॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। कैथोड रे जब बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास आ जा रहे हैं और एक तरीके के पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम कैथोड रे बोल रहे हैं। और वही कैथोड रे हमारे लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो कैथोड हमने इलेक्ट्रोड यूज किया था वो कौन से मटेरियल का था उससे, और साथ में गैस के अंदर जो ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उससे। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में ऑल मैटर्स का, तो इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन ऑल मैटर्स का, कोई भी मैटर है हमारे पास उस मैटर का एक स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, एक स्मॉल पार्टिकल है किसका, मैटर का, किसी भी मैटर का। हम एक एक्चुअल मैटर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास होगा तो वो एक तरीके का मैटर होगा। और उसी मैटर का जो एक यूनिवर्सल बोला जाए कंस्टिट्यूएंट होता है, वो कंस्टिट्यूएंट हमारे लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, जो जे थॉमसन थे उन्होंने कितना बताया, 1.76 into 10⁸ 8। अब इस वैल्यू को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे निकाला, तो इसके लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया था और साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। तो थॉमसन जो एपरेटस है, उस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, थॉमसन एपरेटस बोला जाता है। और उस एपरेटस में उन्होंने क्या किया था, दो फील्ड लगाया था, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि सराउंडिंग एरिया में किसी ना किसी तरीके का क्या होगा, चार्जेस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब भी यही होता है कि सराउंडिंग एरिया में कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है, अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में कोई ना कोई चार्ज है और मैं खुद एक चार्ज हूँ और मेरे सराउंडिंग एरिया में कोई चार्ज है, तो मुझे उस सराउंडिंग एरिया से क्या होगा, किसी ना किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। याद रखिएगा इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही होता है। अगर कहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उस सर्किट का जो सराउंडिंग एरिया होगा वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का वर्क करता है। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया में अगर चार्ज जनरेट हुआ है तो वो दो तरीके से ही जनरेट हो सकता है, एक अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड है या फिर दूसरा उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। दो चार्जेस की वजह से जनरेट हुआ एक कंडीशंस होता है ये। तो इन्होंने उस एपरेटस में दो कंडीशन जनरेट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने एनर्जी का सोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्सेस जैसे कोई सेल है या बैटरी है उससे जनरेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अपोजिट दो पोल्स होते हैं, उन दो पोल्स को यूज करके या मैग्नेट को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एपरेटस में इन्होंने दो फील्ड को साइमल्टेनियसली कैथोड रे से क्या किया, कैथोड रेस पे क्या किया था, अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इसको ऐसे एडजस्ट किया था कि जब हम क्या करते थे, इस थॉमसन एपरेटस से जब इलेक्ट्रोड कैथोड को पास करते थे, कैथोड रे को पास करते थे, तो जो इनकी रिजल्टेंट वैल्यू आती थी वो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। तो ये बात इनको समझ में नहीं आई कि इनकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 क्यों आ रही है। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया है और साथ में मैंने क्या लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मींस जो कैथोड रे है, अगर उस पे चार्जेस हैं तो वो किसी ना किसी तरीके का क्या शो करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के थ्रू एक जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन उस एपरेटस के स्क्रीन पर शो होना था। ठीक है, लेकिन उस एपरेटस के स्क्रीन पर कोई भी डिफ्लेक्शन उनको शो नहीं होता था। ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है किस फॉर्म पे, ये देखेंगे आप, फ्लोरेसेंस। ये देखिए, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, ये इन्होंने क्या लगाया है बेटा, ये हाई वोल्टेज का सोर्सेस है, मतलब ये बैटरी हमारे लिए एक सेल का काम कर रहा है। तो इससे
इस कैथोड के सराउंडिंग एरिया में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक तरीके का क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट के टू पोल्स आपको दिख रहे हैं और इस मैग्नेट के टू पोल्स की वजह से यहाँ पर जो फील्ड जनरेट हुआ है वो हमारा कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फील्ड लग रहा है और ये कैथोड रे है। इस कैथोड रे को मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही वो ट्रैवल करता है, तो ये देखो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे जाने के बाद अगर वो किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन शो करेगा तो ये जो हमारी स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का इस रे का हमको क्या मिलना चाहिए, डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके का इस रे पे कोई भी डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ये बोला कि जब किसी कैथोड रे पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम पास करते हैं तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो बिल्कुल क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं आती। तो इन्होंने ये सोचा कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही फील्ड किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। तो एक दूसरे के कैरेक्टर को ये क्या कर देते होंगे, कैंसिल कर देते होंगे। और ये कैंसिल करते हैं तो ये रे इधर से आ रही है और इधर से क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी। और यहाँ से अगर ये रे निकल गई तो इसमें कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, जिसका मतलब है कि इसका रिजल्टेंट वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, जीरो। मींस कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो जब उनको रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिला, जीरो मिला, तो उन्होंने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जब हम क्या करते हैं कैथोड रे पे क्या स्ट्राइक करते हैं, हम इन दोनों फील्ड से ट्रांसफर करते हैं कैथोड रे को, तो इन अ सेम पोजीशन हमको फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि कैथोड रे है ही नहीं, वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ऐसा लगता है क्योंकि वो जैसे आया वैसे ही सीधे सीधे पाथ पे निकल गया होगा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हमको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन सारी चीजों को अब उन्होंने कुछ और चीजें करके देखी कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस अपीयर हो सकता है और कैसे, क्योंकि अगर इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर उनको कुछ भी दिखाई देता तो उसके हेल्प से वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ही इलेक्ट्रॉन को पास किया है और जैसे ही वो एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पास करेंगे तो उस एक ही इलेक्ट्रॉन का जो भी यहाँ पे हमको मिलेगा यहाँ से पास करने के बाद, मतलब उस पे अगर अदर पार्टिकल होंगे, जैसे मान लो सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई अदर इम्प्योरिटीज है, तो वो अदर इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करके वहां से सेपरेट हो जाएगी और जो मेन मुझे वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन की वो मुझे कहाँ पे मिल जानी चाहिए थी, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर मिल जानी चाहिए थी। या फ्लोरोसेंट स्क्रीन है तो ऑलवेज वो क्या करेगा, शाइन करते रहेगा और शाइन करेगा तो उसका कोई ना कोई शेडो तो मुझे मिलना ही चाहिए था ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट कंडीशंस करके देखे कि किसी भी टाइप का जो डेविएशन है वो क्यों नहीं मिला। तो इन्होंने ये देखा, देखिए जब हम क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, ठीक है। अब वो चेंज कर रहे हैं और चेंज करके बता रहे हैं कि जो डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर कैथोड रे है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे नेगेटिव चार्ज का एक बार रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने अपने पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ग्रेटर कर दिया। यहाँ पर देखिए लिखा है, मैंने अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ था उनके बीच में, अब उनमें क्या होने लगा, एक
पहले हो सकता है इस पे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होने की वजह से इनमें किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो हमने ये देखा कि जो डिफ्लेक्शन है उन कैथोड रे का, वो डिफ्लेक्शन हमको दिखाई दिया, और वो भी डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन हमको दिखाई दिया। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास था उसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जो मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा हो गया। पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, मींस उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया, और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। लेकिन जब मैंने क्या किया, उसके मास को कम कर दिया, तो जब मैं उसके मास को कम कर देती हूँ तो उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब मास कम करोगे, याद रखो, आई थिंक मास जैसे ही आप कम करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, ये सेपरेटली कैसे बताया गया है, तो मास अगर आप कम करोगे, जैसे जैसे मास कम करते जाओगे तो मैग्नीट्यूड, कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मास को आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे कम होगा, याद रखिए इस बात को। और होगा क्या कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन और ज्यादा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और उसके बढ़ने से जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ने लगेगा। तो पहले तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ाया था, अब मैग्नीट्यूड बढ़ाने के बाद उसी मैग्नीट्यूड के मास को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो पहले जितना मैग्नीट्यूड था अब उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड हो गया, और ज्यादा मैग्नीट्यूड हो गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इन्होंने ये एक चेंजेस देखा कि मास और मैग्नीट्यूड इन दोनों में एक कोरिलेशन हो रहा है, कि जैसे ही मास को कम करते जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सब्सटेंस वो इंक्रीज होता जा रहा है, और उनके इंक्रीज होने पर जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक बात पता चल गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से ही जब मैं मैग्नीट्यूड को बढ़ा रही हूँ तो डिफ्लेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, और साथ में जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया, मैग्नीट्यूड को वैसे ही रहने दिया, और अब चेंजेस किस पे किया, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था उस पे चेंजेस किया। तो उन्होंने ये देखा कि मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के साथ जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो उस टाइम पर जो डिफ्लेक्शन है पार्टिकल का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल आर ऑल्सो मोर, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एक कंडीशन उन्होंने करके देखा, तो दोनों में सेम कंडीशन आ रहा था, इसको भी बढ़ाओ इसको भी बढ़ाओ तो दोनों ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब सेपरेटली, मतलब अकेले अकेले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अकेले अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये देखा कि जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वहां पर हमको एक सर्टेन पॉइंट मिलता है। ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर एक सर्टेन पॉइंट मिलता है जब मैं क्या करती हूँ, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाती हूँ, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे सपोज इस पॉइंट को उन्होंने मान लिया एक्स, ठीक। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब अकेले ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करती हूँ, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उसके बाद मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी एक पॉइंट दिखाई देता है, और उस पॉइंट को मैंने मान लिया वाई, ठीक है। मतलब दोनों को सेपरेटली जब लगाती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, कैंसल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैंसल नहीं कर पा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरीके का एक इंटरेक्शन क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, किसी भी तरीके का एक इंटरेक्शन है, ठीक है। और उस इंटरेक्शन को इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जिसकी वजह से एक फील्ड लगाने पर हमको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। सपोज इन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उस सर्टेन पॉइंट को एक्स मान लिया, और इन दी केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है।
तो जब हम क्या करते हैं, इन दोनों फील्ड को लगाते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है, चाहे वो जिस भी चार्जेस का हो, इन दोनों फील्ड को एक साथ लगाने पर ये क्या हो जाता है, कैंसल्ड आउट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको कोई भी किसी भी टाइप का अगर इसमें डिफरेंस होता, इस सर्टेन पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आई है दोनों को सेपरेटली लगाने पे, अगर इन पॉइंट्स पे डिफरेंस होता, तो जब इन दोनों को साथ में लगाते हैं तो इसमें कोई छोटा ना छोटा पॉइंट मुझे क्या होता, दिखाई देता, बट ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट जिसको हम एक्स और वाई बोल रहे हैं ऑन द डिफरेंट फील्ड, तो उस टाइम पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल कैरेक्टर के हैं, इक्वल एबिलिटी के हैं, या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये बोल सकते हैं। तो अब क्या किया गया, इस सर्टेन पॉइंट को जिसको हमने स्क्रीन पर स्ट्राइक किया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो इस सर्टेन पॉइंट हमको मिल रही थी, जब हम इस पॉइंट का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मींस मैग्नीट्यूड किससे निकाला हमने, इसके चार्ज और मास के रेशियो से निकाला। तो उस चार्ज और मास के रेशियो का वैल्यू हमको कितना मिला, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम मिला। ठीक है, तो तब से ये समझा गया कि जो इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम होता है। ठीक है, मतलब सेपरेटली जब ये पार्टिकल्स मिलते होंगे तो सेपरेटली इनको पहले कैलकुलेट किया गया होगा, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐड था तो उसने उसकी वैल्यू बताई होगी, और उसकी वैल्यू दोनों ही सर्टेन पॉइंट पर कितनी आती है, 1.76 इंटू 10⁸ आती है। तो इससे कंसीडर कर लिया गया कि एक जो पार्टिकल होता है या इलेक्ट्रॉन होता है किसी मैटर का, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁸, और जो हमको मिलता किससे है, चार्ज बाय मास के रेशियो से मिलता है, जिसको क्या किसने बताया था, जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था इन 1897। तो किसी भी पार्टिकल का जो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। और जैसे जैसे हम मास को क्या करते जाते हैं, हमने ये बात भी जानी कि जैसे जैसे हम मास को कम करते जाते हैं, तो मास को कम करने पर उस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि इन फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उससे हमको ये बात पता चली। ठीक है, तो हम इसे इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि अगर कोई, यहाँ तो पार्टिकल के बारे में बताया गया है, लेकिन आप नॉर्मल चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर मैं किसी के मास को कम करते जाऊं, तो मास को कम करने पर ग्राउंड लेवल पर अगर डिस्कस करें तो उसके पार्टिकल जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे, और जैसे जैसे वो पास पास आते जाएंगे उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे ये बात हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके निकाला गया है जे थॉमसन के थ्रू, वो कितना होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मोलिकन्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मींस यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी भी डिस्कवरी बताई गई है, इसके बारे में भी आप देख के आइए। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मैम।